अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो ये है कि आप कंट्रास्ट एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा कि हम कंट्रास्ट एनालिसिस एक्चुअली परफॉर्म कब करना है। हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हम ट्रीटमेंट्स जो कि कोई फर्टिलाइज़र हो सकती हैं, सीड्स हो सकते हैं, उनका कंपैरिजन करना और पिक द विनर, मतलब द बेस्ट वन, कौन सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। अगर वो फर्टिलाइज़र है तो विच फर्टिलाइज़र इज़ बेटर दैन द अदर वन, and if there is a any medicine which can is more effective than the other one, so you have to decide which treatment is better than the other treatments. इसके लिए जो तीन बेसिक डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं उसका डिसीजन हम करते हैं मटेरियल पे। मटेरियल जिस पर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अगर फर्टिलाइज़र है तो आपने प्लॉट्स पे परफॉर्म करनी है। अगर मेडिसिन है तो आपने फ़र्ज़ करें एनिमल्स को देनी है। केमिकल्स हैं तो आपने किसी मेडिसिन के लिए यूज़ करने हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटीरियल जो है वो क्या है। अगर तो वो एक्सपेरिमेंटल मटीरियल आपके पास होमोजीनियस है, एक जैसा ही है, डेटा को देख के नहीं हमें डिसाइड करना कि ये कौन सा डिज़ाइन है, हमें मटेरियल को देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस पर ठीक रहेगा। अगर तो वो मटेरियल होमोजीनियस है तो कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन। अगर वो मटेरियल में वेरिएशन आ रही है, हेड्रोजीनियस है, डेटे को नहीं देखना, मटेरियल को देखना है जिस पर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसमें वेरिएशन है, वो सब एक जैसे नहीं है। एनिमल्स हैं, आप कहते हैं हमारे पास एनिमल सेम एज के नहीं है, एज वाइज डिफरेंट है, तो एज वाइज वेरिएशन आ सकती है, तो आप उसे होमोजीनियस मटेरियल नहीं बोलेंगे, तो आप उसकी ब्लॉकिंग करेंगे। विद इन अ ब्लॉक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। तो जो सेम एज के एनिमल्स हैं उनको आप एक ग्रुप पे रखते हैं, उन्हें एक ब्लॉक कहते हैं, RCBD। और अगर दो तरह से वेरिएशन आ रही है कि आपके पास जो एनिमल्स हैं वो एज वाइज भी डिफरेंट हैं, ब्रीड वाइज भी डिफरेंट हैं, तो आप उनको दो ब्लॉकिंग बनाएंगे, एक एज वाइज और एक ब्रीड वाइज, लेटेंट स्केल। ये तो बात हो गई कि हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को देख के हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो यूज़ करना है। इसके बाद हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने परफॉर्म किया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ जी, तो लाइक दिस वन, ये आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस पर परफॉर्म किया। ठीक, अब इस पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, आपने इसके ऊपर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो परफॉर्म किया है, और हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ट्रीटमेंट्स के दरमियान डिफरेंट सिग्निफिकेंट है, द ब्रांड्स डिफर सिग्निफिकेंटली। याद करना ये एग्जांपल की थी, ये एग्जांपल थी चार जो हेडिज की ब्रांड्स थी, हेडिज टैबलेट्स थी सर दर्द के लिए, चार टोटल ब्रांड्स थी ABCD, जिसमें से दो ब्रांड जो थी वो ओल्ड थी और जो दो ब्रांड थी वो रिसेंटली डेवलप की गई थी। यानी कि A और C ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थी और B और D जो ब्रांड थी वो रिसेंटली डेवलप की गई थी। तो ये दो ब्रांड्स थी। इनमें जब आपने कंपैरिजन किया तो पता चला कि ये जो अच्छा, इसमें जो ट्रीटमेंट्स थी वो क्वालिटेटिव है। क्या है ये ABCD, क्वांटिटी तो नहीं है। ये ऐसी ब्रांड तो नहीं है कि जी फर्टिलाइज़र 2 kg इस्तेमाल की जा रही है, या ये 3 kg है, ये 4 kg है, ये 5 kg है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके पास क्वालिटेटिव है, और इनमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन इनमें कोई पैटर्न है। ठीक, क्या पैटर्न है जी? दो इसमें ओल्ड है, दो इसमें रिसेंट है, इसे हम पैटर्न बोलते हैं। अगर तो होती ना ये चार ब्रांड ABCD, आपने कहना था क्या पैटर्न? कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न क्या है? तो चार ट्रीटमेंट है, दो लोकल है, दो इम्पोर्टेड है, या एक लोकल है, तीन इम्पोर्टेड है। फर्टिलाइज़र है, ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। ये मशीन है, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, ये लोकल है। स्ट्रक्चर आ गया, पैटर्न आ गया। ठीक, स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट्स हैं। एनालिसिस ऑफ वेरियंस परफॉर्म किया हमने। एनालिसिस ऑफ वेरियंस सिर्फ ये चेक करता है कि चारों मीन्स के दरमियान डिफरेंस है या इनमें से कोई दो मीन आपस में डिफरेंट है। अनोवा परफॉर्म किया और अनोवा ने कह दिया कि ये चारों ब्रांड्स जो हैं इनमें सेम नहीं है। हो सकता है कोई दो तीन एक जैसी हो, एक डिफरेंट हो, तो ये सेम नहीं है। ठीक, यानी कि चारों सेम नहीं है, डिफर कर रही हैं। हो सकता है दो एक जैसी हो, दो एक जैसी हो, या तीन एक जैसी हो, इनमें से एक डिफरेंट हो।
अभी तक अनोवा ने ये नहीं बताना कि कौन सी सेम है और कौन सी डिफरेंट है, अलबत्ता चारों सेम नहीं है, सिर्फ अनोवा ने ये बताया। ठीक। इसके बाद जो पॉसिबल एक एक पॉसिबल स्टेप जी ये है कि आप पहले स्टेप के तौर पर अपने डेटे पर अनोवा परफॉर्म करें ट्रीटमेंट के दरमियान डिफरेंस को चेक करने के लिए। एक सिचुएशन ये हो सकती है ट्रीटमेंट्स के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, ट्रीटमेंट आपस में क्या है, सेम, या ट्रीटमेंट आपस में डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे हमारी एग्जांपल में प्रूफ हो गया है कि चारों जो हेडिश ब्रांड टैबलेट्स हैं उनका इफ़ेक्ट सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। अगर तो आपके पास ए सिचुएशन आ जाती है, आप अपने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे ये कहते हुए कि कोई डिफरेंस इन ट्रीटमेंट में डिटेक्ट नहीं हुआ। बी, कि जी डिफरेंस है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक टेस्ट डॉक्टर कराता है, कहता है जी आपको टेस्ट क्लियर है, एवरीथिंग ओके, बस ठीक है जी आप घर जाएं, कोई फिक्र नहीं की बात नहीं है। एक होता है कि एक टेस्ट का रिजल्ट उसको ये बता रहा होता है कि आपको फर्दर कोई और टेस्ट, कोई और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन आ रही है कि अनोवा टेस्ट जिसको आप एफ रेशो से चेक करते हो, एफ टेस्ट से चेक करते हो, उसकी उसकी रिजल्ट ये आपको कह रहे हैं कि आपको अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करना है, तो आपको दूसरे स्टेप पे चले जाना है। और दूसरा स्टेप कहलाता है इन्फिडेंस आफ्टर अनोवा। तो पहला स्टेप है इनोवा परफॉर्म करना और दूसरा स्टेप आ जाता है इन्फिडेंस आफ्टर अनोवा परफॉर्म करना। अब इन्फिडेंस आफ्टर अनोवा में आप पॉसिबली अगर तो ट्रीटमेंट्स क्वांटिटेटिव नेचर में है, वही बात 2 kg फर्टिलाइज़र बेहतर रिजल्ट दे रही है, 3, 4, 5, 6, तो फिर आप इसका मज़ीद रिस्पॉन्स कर्व अप्लाई करते हो। बात आ गई क्वालिटेटिव, जो कि हमारे इस डेटा में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। उसमें फिर हमें ये देखना होता है कि स्टेटमेंट में कोई पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं। जैसे हमारे हैं, क्या है जी, 2 ओल्ड है 2 न्यू है। अनस्ट्रक्चर्ड, ये जी 4 ब्रांड्स हैं हेडिज की, एक ही तरह की हैं, फ़र्क इनमें देखना है, एक कंपनी की, एक कंपनी की, एक कंपनी की, एक कंपनी की, 4 डिफरेंट कंपनी, कोई पैटर्न तो नहीं है। हाँ, अगर होता ये 2 लोकल कंपनी है, एक इंपोर्टेड कंपनी है, तो मैं कह दूँ वो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है। अगर तो उनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मजीद एनालिसिस करना, जोड़े पेयर बना के आप इनके एनालिसिस करेंगे और उसमें भी प्रेफरेबली हम टुकी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर देंगे, जो कि इस लेक्चर की डिस्कशन में नहीं है। डिस्कशन है स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट्स हो तो उसका कंट्रास्ट एनालिसिस परफॉर्म करना है। अब ये कंट्रास्ट एनालिसिस बेसिकली है क्या? आप ऐसा समझ लें कि जो हमने ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट किए थे, ट्रीटमेंट की तरफ से वेरिएशन आ रही थी जो कि 13.919 बनती है और ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बनती है। ये जो कंट्रास्ट एनालिसिस है ये ट्रीटमेंट्स की मज़ीद डिटेल स्टडी है। जैसे आप गूगल मैप देखते हो ना, तो आपको दूर से पूरा फैसलाबाद एक छोटा सा नज़र आता है, आप कहते हैं यार फैसलाबाद की ज़रा बिगर पिक्चर चाहिए, तो आप उसको फोकस करते हो तो आपको उसकी ज़्यादा डिटेल नज़र आती है। तो आप समझ लें कि आपने इसके ऊपर अब फोकस करना है। 13.919 को मज़ीद स्प्लिट करके देखना है कि इसमें क्या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है। बस इस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को ही स्प्लिट करना, उसका मैग्नीफिक पिक्चर देखना, क्या चीज़ कहलाती है, इसका कंट्रास्ट एनालिसिस करते हैं, वो आपको इसकी डिटेल बता देगा। डिकम्पोजिशन है ये, बेसिकली कंट्रास्ट क्या है, ये ट्रीटमेंट की मजीद डिकम्पोजिशन है। कंट्रास्ट कितने बनाए जा सकते हैं, सो मैनी, जितने मर्जी बना ले। जो ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक कंट्रास्ट के पास है वो दूसरे कंट्रास्ट के पास नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट। ये कोई कंडीशन नहीं है कि जी कंट्रास्ट ऑर्थोगोनल ही होने चाहिए, नहीं होंगे तो शायद उसका एनालिसिस नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कंट्रास्ट ऑर्थोगोनल नहीं है तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में मेस बना लेगी, वो कंफाउंड हो जाएंगी, पता नहीं चल रहा होगा। तो कोशिश की जाती है कि जो कंट्रास्ट बनाए जाए वो ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट कितने बनेंगे, वो जितनी ट्रीटमेंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट। वो कैसे बनाने हैं, मीनिंगफुल होने चाहिए। यदि इससे क्या मुराद है, मीनिंगफुल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। यही यही आपको समझाना है कि ट्रीटमेंट्स जो कि स्ट्रक्चर्ड है उसको देख के लॉजिकल कंट्रास्ट बनाने कैसे हैं। तो लॉजिकल कंट्रास्ट ये यही डेटा सेट था जिसमें हमने कहा था कि ए और सी
ये न्यू ओल्ड ट्रीटमेंट्स हैं, ओल्ड ब्रांड ऑफ टैबलेट्स हैं जो हेडेज के लिए मार्केट में यूज़ हो रही हैं। बी और डी, ये नई टैबलेट्स बनाई गई हैं। ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। आपको 3 लॉजिकल कंट्रास्ट बनाने, 1 2 3 मैंने बनाए हुए हैं। कंपैरिजंस करने, कैसे करने हैं? आप पहला लॉजिक तो ये कहता है कि आप इसके 2 ग्रुप्स बना देंगे। कहेंगे ए और सी जो टैबलेट्स हैं इनका कंपैरिजन बी और डी के साथ करें। अब लॉजिक ये है कि ए और सी को ही क्यों एज अ ग्रुप लेना है? क्योंकि ये एक नेचर की हैं। क्या नेचर है इनमें? ये दोनों ओल्ड है, ये दोनों न्यू है। इसमें ये लॉजिक था कि वाकई एक लॉजिकली बनता है कि एक साइड पे न्यू रख लें, एक साइड पे ओल्ड रख लें। तो ये एक तो वाकई एक लॉजिकली ट्रू कंपैरिजन है, मीनिंगफुल है। नेक्स्ट, ए का सी के साथ कर दें। करने तो मैंने कहा ना, आप किसको इसके साथ मर्जी कर दें, वो अनप्लान्ड होगा ना। ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ। कहें जी इसमें क्या लॉजिक? देखें ये हैं तो दोनों ही ओल्ड, ऐसे ही है ना, हैं दोनों ही ओल्ड। तो वो जो ट्रीटमेंट का फर्क आएगा वो आएगा जी, हैं तो ओल्ड ऑलरेडी मार्केट में चल रही थी, इनमें कौन बेहतर है। और इसी तरह से न्यू का भी आपस में कर लें। न्यू ट्रीटमेंट का भी आपस में कंपैरिजन जो है वो आप परफॉर्म कर लें। एक लॉजिक एक नजर आएगा आपको। तो ये आपके पास बन जाएंगे 3 मीनिंगफुल कंट्रास्ट, जिसे हम ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट बोलते हैं। अब इनके सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? इनके सम ऑफ स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक को हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड्स। अब ग्रुपिंग मेथड्स में आपने 2 ग्रुप बना देने हैं। एक ग्रुप वर्सेस की एक साइड वाला, और दूसरा ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पे। तो 2 ग्रुप बन गए, 3 कंट्रास्ट C1 C2 C3, और उसके 2 ग्रुप्स आपने बना देने हैं। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि इनके जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर था ना 13.919, आपने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो स्प्लिट करके बताना है कि 13.919 में से कितनी जो वेरिएशन है वो कंट्रास्ट 1 की वजह से है, कितनी 2 की वजह से, और कितनी 3 की वजह से। अब ग्रुपिंग मेथड में हमने ये करना है कि आपने इनके टोटल्स लिख लिए ABCD, ग्रुप टोटल अलग अलग कर दे रहे हैं। ये मैंने लिख दिया कंट्रास्ट 1। कंट्रास्ट 1 में कौन 2 ग्रुप्स बने हुए हैं? एक AC का ग्रुप बना हुआ ग्रुप 1 है, और दूसरा ग्रुप किसका बना हुआ है? BD का, ये दूसरा ग्रुप है। अब A और C इनको आपने ऐड कर लेना है। 4 और 1 5 बन जाएगा, 3 और 1 4 बन जाएगा, 2 और 2 4, 44.5। और इसी तरह से आपने दूसरे ग्रुप का भी टोटल कर लेना। तो ये टोटल्स आ जाएंगे, और इसके बाद आपने इनका ग्रैंड टोटल भी कर लेना 107। ग्रुप ए और सी एक ग्रुप में है, 6 ऑब्जर्वेशन इसमें है, 6 ही ऑब्जर्वेशन इसमें, तो इस ग्रुप में टोटल 12 ऑब्जर्वेशन। सी और बी और डी इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तो इस ग्रुप में भी टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है। तो आपने ऑब्जर्वेशंस का भी टोटल कर लेना जो मैंने रेड कलर से दिया है। इसी तरह से आपने कंट्रास्ट 2 के भी 2 ग्रुप बनाने हैं। कंट्रास्ट 2 का जो पहला ग्रुप है उसमें सिर्फ एक ट्रीटमेंट है ए, मैंने उसी का टोटल लिख दिया है, और 6 ऑब्जर्वेशन भी उस टोटल की है। उसमें कंट्रास्ट 2 का दूसरे ग्रुप में भी सिर्फ एक ही है सी, उसका टोटल लिख दिया, ऑब्जर्वेशन लिख दी, और फिर इन दोनों का टोटल लिख दिया और इन दोनों का भी टोटल कर दिया। और सेम प्रोसीजर हमने कंट्रास्ट 3 के लिए भी यूज़ करना है। कंट्रास्ट 3 में ग्रुप 1 में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, ग्रुप 2 में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, और आपने उनके भी टोटल्स यहाँ पर इन दोनों का टोटल करके लिख दिया और इन दोनों का टोटल करके लिख दिया। अब आपने इनके सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? एज यूजुअल क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है इस टोटल में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, प्लस इसको स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है इस टोटल में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 12, लाइक दिस वन। ये इसका स्क्वायर डिवाइड कर दिया इस टोटल में कितनी ऑब्जर्वेशंस है। सिमिलरली दूसरा भी आ जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड कर दिया इस टोटल में कितनी ऑब्जर्वेशन है, माइनस साइन। दोनों को पहले टोटल किया हुआ आपने, अब उसका स्क्वायर, दोनों को पहले सम किया हुआ है और अब उसका स्क्वायर। तो 13.919 में से 13.5 जो वेरिएशन आ रही है वो पहले कंट्रास्ट की
वजह से आ रही है। सिमिलरली अब सेकंड, इस टोटल को स्क्वायर किया डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्लस इस टोटल को स्क्वायर किया डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और माइनस किया इस टोटल का स्क्वायर और डिवाइड किया इसकी ऑब्जर्वेशन। इसकी वजह से वेरिएशन 0.24 आ रही है। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड कंट्रास्ट 0.19। तो ये 13.5, 0.24 और 0.19, 13.5, 0.24 और 0.19, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास स्प्लिट होके ऐड होके 13.919 के राउंड अबाउट जो है ये आंसर आ जाएगा। राउंड फिगर कह लें, ये आंसर आ जाएगा। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अलग-अलग लिख दी। हम अनोवा टेबल में ना इसको साइड पे करके लिखते हैं, वरना आप कहेंगे देखें ना 3 और 20 23 बनता है। ये जो 3 है ना, ये वाला 3 आपने कहा ना ये तो 26 बन गया, नहीं ये इसी की स्प्लिट है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको साइड पे करके लिखते हैं। बाकी प्रोसीजर वही है, डिवाइड करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स से मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे, और हर एक को एरर से डिवाइड करेंगे, हर एक को एरर से डिवाइड करेंगे तो उनके टेबल वैल्यू नोट करेंगे। चूंकि कंट्रास्ट की डिग्री फ्रीडम 1 है, एरर की 20 है। पहला कंट्रास्ट सिग्निफिकेंट है और बाकी दो कंट्रास्ट जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट है, जिससे मुराद ये लगेगी द न्यू एंड द ओल्ड ब्रांड्स डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी कि न्यू ब्रांड और ओल्ड ब्रांड में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना जी विद इन ओल्ड ब्रांड कौन सी बेहतर है, तो कोई भी नहीं। विद इन न्यू ब्रांड कौन सी बेहतर है, कोई भी नहीं। अब ओल्ड ब्रांड एज अ होल बेहतर है या न्यू ब्रांड एज अ होल बेहतर है, उसके लिए आप उनके मीन चेक करो। ये किसके मीन है? ओल्ड ब्रांड्स का टोटल बनता है ये, और न्यू ब्रांड्स का टोटल बनता है ये, ठीक। तो ओल्ड ब्रांड इज बेटर देन द न्यू ब्रांड। आपने कहा ना जी न्यू ब्रांड का टोटल ज्यादा है। अब डेटा भी तो देखे ना, ये क्या चीज थी, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ रिलीफ आफ्टर टेकिंग द टैबलेट्स। टैबलेट खाने के कितनी देर के बाद उन्हें हेडिच में रिलीफ महसूस हुआ। ये कह रहा है जी कि अगर आप बी और डी ब्रांड खाते हो, कोई वन, इनमें से कोई भी, तो ऑन दी एवरेज वो ज़्यादा देर लगती है उनको हेडिच पेशेंट को रिलीफ मिलने में, जबकि ए और सी ब्रांड जो है वो उनका एवरेज रिलीफ टाइम जो है वो बहुत कंपैरेटिवली उससे कम है, और ये है भी सिग्निफिकेंट। तो स्टिल आप ये कह सकते हो कि आप ओल्ड ब्रांड टैबलेट्स ही यूज़ करें, न्यू ब्रांड टैबलेट्स पुराने के मुकाबले में कोई बहुत बेनिफिट नहीं है, कोई बेटर रिजल्ट नहीं दे रही। जहां तक बात है विच ओल्ड ब्रांड, ए और सी, इनका जब कंपैरिजन किया था तो उसने हमें यह बताया जी कि वो नॉट सिग्निफिकेंट है, यानी कि उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी यूज कर सकते। एंड दैट्स ऑल। अब हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कंट्रास्ट एनालिसिस का नाम देते हैं। ये तो था एक वे, यानी कि कंट्रास्ट एनालिसिस करने का एक वे है। देन देयर इज अनदर वे कि आप कंट्रास्ट एनालिसिस किस तरह से करेंगे, इसे हम कोफिशिएंट मेथड भी कॉल करते हैं। अब कोफिशिएंट मेथड्स में क्या करना है आपने, कि आपने एक छोटा सा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें ऊपर आपने लिख लेनी है ट्रीटमेंट्स, नीचे लिख लेना ट्रीटमेंट्स के टोटल्स, और नीचे लिख लेने हर टोटल की ऑब्जर्वेशंस की तादाद। 3 कोफिशिएंट्स आपने लिखे हुए हैं, और ये हमें पता है कि ए सी ए ग्रुप में है कंट्रास्ट 1 में, और बी और डी जो है वो दूसरे ग्रुप में है। एक्चुअली कंट्रास्ट हम कहते किसको है, अगर हम इसके कोफिशिएंट्स की बात करें, कहता है जी कि ट्रीटमेंट्स को ऐसे कोफिशिएंट अटैच करें कि उन तमाम कोफिशिएंट्स का जो सम है, कोफिशिएंट्स का सम वो ज़ीरो हो जाए, उसको हमने कहना है ये कंट्रास्ट्स हैं। ये देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ए को ये कैसे बनाए मैंने वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। लाइक दिस वन, देखिए इसका सम करें, +1 -1 +1 -1, तो ये ज़ीरो कंट्रास्ट है। इनको सम करें, 1 + 0 प्लस -1 + 0 सम ज़ीरो है, कंट्रास्ट है, और इसको करें कंट्रास्ट है। इसे लफ्ज़ बोलते हैं कंट्रास्ट्स, अगर उनका कोफिशिएंट सम ज़ीरो हो जाए। और इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जी कंट्रास्ट सी कंट्रास्ट है, के का मतलब है पहला दूसरा तीसरा चौथा कोफिशिएंट, सबका सम ज़ीरो। ऑर्थोगोनल की कंडीशन ये होती है
कि दो कंट्रास्ट हैं, फर्ज करें एक का नाम सी के मैं ऐसे लिख देता हूँ, दूसरे कंट्रास्ट का नाम सी जे लिख देता हूँ, इनको प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो ये आंसर भी ज़ीरो आना चाहिए। देन दो कंट्रास्ट क्या कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल। चेक कर लेते हैं। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वन आएगा, इनका प्रोडक्ट करेंगे ज़ीरो, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव वन, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ज़ीरो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो, प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया, प्रोडक्ट सम ज़ीरो। इसी तरह से इसको इसको चेक कर ले, ज़ीरो नेगेटिव वन ज़ीरो और ये प्लस वन, ये नेगेटिव वन आएगा, ये प्लस वन, तो फिर ज़ीरो 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 ज़ीरो, प्रोडक्ट करके करना है ना, तो ये तीनों ऑर्थोगोनल है। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये कंट्रास्ट भी हैं, ये ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट भी हैं, इनके कॉफिशेंट्स अटैच कैसे करने हैं? इनके कॉफिशेंट्स के लिए एक साइड पर आपके पास ए और सी है और दूसरे आपके पास बी और डी है। आपने इनको ऐड कर लेना, ये दो है और ये भी दो ही है, उधर भी दो हैं, हो सकता है एक साइड पर एक होती है, एक साइड पर तीन होती, दोनों साइड पे दो दो ट्रीटमेंट्स हैं। इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। मुराद अगर ये दोनों किसी एक नंबर पर डिवाइड हो जाते हैं तो आपने दोनों टू पर डिवाइड हो जाते हैं, वन और इधर भी वन। अब आपने क्या करना है कि ये जो वन है इसको आपने कोफिशिएंट बना देने हैं ए और सी के, और जो दूसरी साइड है ये वन, इसको कोफिशिएंट बना देना है बी और डी के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। किसी एक का साइन पॉजिटिव करना है और किसी दूसरी साइड का नेगेटिव। ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी ये बी और डी है, और अगर आप उसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा। अगर मैं कॉफिशेंट की बात करूँ, चूंकि इसका वन है और इसका नेगेटिव वन है, और ये कॉफिशेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ए और सी के कॉफिशेंट्स जो हैं उनके साथ वन वन अटैच करना है, बी और डी कॉफिशेंट के साथ आपने नेगेटिव वन अटैच करना है। तो देखें, ए और सी के साथ वन अटैच है और बी और डी के साथ नेगेटिव वन अटैच है। अच्छा, फर्ज करें आपको एक ऐसा कंट्रास्ट बना रहे हैं जिसमें सी जो है, सी आप समझते हैं कि वो इस साइड पे नहीं है, बल्कि सी जो है वो इस साइड पर आ गया, लाइक दिस वन। यानी कि सी जो है वो इस साइड पे नहीं है, बल्कि सी जो है वो इस साइड पर आ गई। अब इधर ट्रीटमेंट तीन है और इधर ट्रीटमेंट कितनी है? एक। आप इस थ्री को कॉफिशेंट बनाएंगे ए का, ये ए का कॉफिशेंट है, और मैं इधर लिख रहा हूं बी सी डी। इनके कॉफिशेंट बनेंगे ये विद द नेगेटिव साइन। अब देखें, इन जमा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कंट्रास्ट बन जाएगा। बस एक ग्रुप में कितनी है, दूसरे ग्रुप में कितनी है, सिंप्लीफाई करके उनको क्रॉस करके उनके कॉफिशेंट जो हैं वो आप लोग अटैच कर देंगे। अब जो दूसरा था, इधर ए था इधर सी था, ऐसा ही था ना दूसरे कंट्रास्ट में, इधर भी एक है इधर भी एक है, इसका कॉफिशेंट वन कर देंगे और इसका कॉफिशेंट माइनस वन। तो ए का कॉफिशेंट वन, सी का कॉफिशेंट माइनस वन, बी और डी आ नहीं रहे तो उनके कॉफिशेंट जीरो। तो ए का कॉफिशेंट वन, सी का कॉफिशेंट माइनस वन, बी और डी आ नहीं रहे तो इट मीन्स कि उनके कॉफिशेंट जीरो। और इसी तरह से तीसरा भी आप बना लेंगे जिसमें बी और डी आएंगे, बी का कॉफिशेंट इधर चल जाएगा एक और डी का इधर आ जाएगा एक, और बी के साथ प्लस और डी के साथ नेगेटिव। जो लेफ्ट साइड का ग्रुप है उसके साथ नेगेटिव लगा लीजिएगा, जो राइट साइड का ग्रुप है पॉजिटिव। ये कंट्रास्ट भी ज़रूर बनेंगे और ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट भी ज़रूर बनेंगे। अब इनके सम ऑफ स्क्वायर्स हमने कैसे कैलकुलेट करने? देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स उनके वही आएंगे जो हमने ग्रुपिंग मेथड से लिए थे, सेम आएंगे। ठीक, करने कैसे है? पहला आपने कॉलम जनरेट करना है कि हर कॉफिशेंट्स को ऊपर लिखा हुआ, अगर नोटेशन नहीं भी समझ आ रही तो इसको वैसे समझ लें, इनको मैंने टोटल्स लिखा हुआ है और इसको मैंने कंट्रास्ट के कॉफिशेंट्स लिखा हुआ है। आपने कंट्रास्ट के कॉफिशेंट्स को उस ट्रीटमेंट के टोटल से ज़रब देनी, लाइक इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 23.1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है नेगेटिव 30.5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है
21.4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। -32, यानी कि अगर ये बनाया जाए तो 23.1 -30.5 प्लस 21.4 और -32, इसको आपने सॉल्व कर लेना। जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए ना, क्योंकि यहाँ लिखा गया सम करना है, मतलब जिनका साइन नेगेटिव हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएंगे, जिसका सम करना है सम। तो 23.1 -30.5 प्लस 21.4 और -32, इसको सॉल्व करके और फिर आपने इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से 23.1 और बाकी तो जीरो हो जाएंगे ना, और -21.4, इनको सॉल्व करके इसका स्क्वायर लेना तो ये आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली 30.5 -32 स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.25। ये तो हो गया एक कॉलम। अब दूसरा कॉलम कहता है कि आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व देनी है, लेकिन किसके साथ, कंट्रास्ट के कॉफिशेंट के स्क्वायर के साथ। 6 को 1 स्क्वायर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 और 1 स्क्वायर 1 ही होगा तो 6 ही रह जाएगा। अब 6 को आपने -1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को 1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है, क्योंकि यहां एडिशन का वर्ड है। 6 को -1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 624 आ जाएगा ये कॉलम। 6 को 1 के स्क्वायर के साथ 6 को -1 के स्क्वायर के साथ 6 तो 12, 6 को, ये तो जीरो आ जाएगा ना, 6 को 1 के स्क्वायर के साथ ये जीरो हो जाएगा, और 6 को -1 स्क्वायर के साथ तो 12। इसके बाद आपने इसको इससे डिवाइड कर देना, वो जो ऊपर लिखा हुआ है 324 डिवाइडेड बाय 24 13.5, और सिमिलरली इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर सेम ही आएंगे, सेम आंसर आएंगे। 13.5, 0.24 और 0.19। तो ये दो मेथड हैं कंट्रास्ट के सम ऑफ स्क्वायर्स लेने के लिए। एक को हम कहेंगे कोएफिशिएंट मेथड और एक को हम कहेंगे ग्रुपिंग मेथड। आपकी चॉइस होती है कि चाहे आप ग्रुपिंग मेथड से कर लें या चाहे आप इसको कोएफिशिएंट मेथड से कर लें, आंसर्स दोनों से सेम ही आएंगे। एक्चुअली ये जो कोएफिशिएंट मेथड है ये आगे भी हमारी हेल्प करेगा। अब हमारे हेल्प करेगा रिस्पांस कर्व में, कि रिस्पांस कर्व जो है वो क्या है। फर्ज करें आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास कॉटन की मुख्तलिफ परसेंटेजेस है, वो ट्रीटमेंट कहलाएंगी। वो यूज कर रहा है सिंथेटिक फाइबर में टू मेक द मेंस शर्ट्स। कहता है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका डेटा रिकॉर्ड किया गया। ये 5 लेवल्स ऑफ कॉटन कंटेंट यूज किए गए। 15% कॉटन चूज की गई, उससे देखना था कि उनमें से जो मेन शर्ट्स बन रही हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। 20% कॉटन चूज की गई, उससे कितनी स्ट्रेंथ, 25, 30 और 35। मतलब ट्रीटमेंट क्वांटिटेटिव है। पहला काम तो उसी तरह से एनालिसिस किया गया। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहता है कि जी ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ रहा है। इस वक्त जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर की है। 15% कॉटन, 20, 25, 30 और 35। ये बात सिर्फ अभी ये डिक्लेयर हुई है कि कॉटन की परसेंटेज बदलने से स्ट्रेंथ मेंस शर्ट्स की जो सिंथेटिक फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ सेम नहीं आती। अब ये नहीं पता कि 15 से सेम आएगी या इसमें हमारा कंसर्न एक्चुअली ये होना चाहिए कि जैसे जैसे आप कॉटन की परसेंटेज बढ़ाते जाते हो उस ब्लेंड में, तो क्या स्ट्रेंथ बढ़ती है या कभी जाके कम भी हो जाएगी। ये भी तो होता है ना कि जैसे आप फर्टिलाइज़र डालते हो तो क्या ये लफ्ज़ ठीक है, जितनी फर्टिलाइज़र डालोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्रॉप यील्ड आएगी। इट मे बी एक टाइम के बाद उसमें डिक्लाइन स्टार्ट हो जाए, ओवरडोज हो जाए। डॉक्टर भी मेडिसिन बड़े हाई पोटेंसी की एक लेवल के बाद देता है ना।
आहिस्ता आहिस्ता देन कहता है जी अब इसके बाद आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसने बताया जी कि अनोवा टेबल तो कहता है जी कि इन्फ्रेंस आफ्टर अनोवा में जाना चाहिए। ठीक, इन्फ्रेंस आफ्टर अनोवा में जाना चाहिए। और इस वक्त ट्रीटमेंट जो थी मेरे पास कैसी है, क्वांटिटेटिव रिस्पांस कर्व, इसके ऊपर कर्व फिट करनी। और रिग्रेशन आपने ऑलरेडी अपने कोर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसके ऊपर फर्स्ट डिग्री की कर्व लगानी है, सेकंड डिग्री की कर्व लगानी है, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री? डिग्री भी तो होनी चाहिए ना, कि क्या ये इस तरह की कर्व ठीक रहेगी, या इस तरह की कर्व सेकंड डिग्री, या इस तरह की कर्व थर्ड डिग्री, या इस तरह की कर्व फोर्थ डिग्री? तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, जैसे सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, जितने जिसमें बेंड होते हैं ना उतने उसकी डिग्री कहते हैं। इसमें एक ही पैटर्न, इसमें दो पैटर्न है, यहाँ तक एक है और फिर एक है, एक दो तीन पैटर्न है, तो थर्ड डिग्री कर्व। ये एक दो तीन और चार पैटर्न है, फोर्थ डिग्री कर्व। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? बिल्कुल कंट्रास्ट है ये। ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी 4 इस एग्जांपल में। ये अगर नोट करें, ये 4, तो 4 कंट्रास्ट बनेंगे। अभी आप समझेंगे कि जी इसमें तो स्ट्रक्चर नहीं है, हम अगर ग्रुप कैसे बनाएंगे, कौन इस ट्रीटमेंट को किस ग्रुप पे रखेंगे? वहाँ तो बड़ा क्लियर था कि ओल्ड एंड न्यू हैं, तो ओल्ड अलहदा कर दिया, न्यू अलहदा कर दिया, फिर एक विद इन ओल्ड कर दिया, विद इन न्यू। बिल्कुल सही है। यहाँ हम किस तरह से कंट्रास्ट, आप मतलब टीचर कह रहा है कंट्रास्ट, लेकिन ग्रुप्स कैसे बनाने? यहाँ बेसिकली ग्रुप्स नहीं, यहाँ आपने फोर्थ डिग्री तक कंट्रास्ट बनाने हैं। पहले कंट्रास्ट का नाम आपने रखना है लीनियर, यानी कि पहली सिंगल डिग्री कर्व। दूसरे कंट्रास्ट का आपने नाम रखना है क्वाड्रेटिक, थर्ड डिग्री को क्यूबिक, देन क्वाड्रेटिक, फोर्थ डिग्री। जितने डिग्री, जितने ट्रीटमेंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने कंट्रास्ट, लीनियर कंट्रास्ट, क्वाड्रेटिक कंट्रास्ट, क्यूबिक कंट्रास्ट, इसे फोर्थ डिग्री बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कंट्रास्ट। कोफिशिएंट मेथड यूज करना है। और है ये कंट्रास्ट, देख लीजिएगा, ये -3 बनता है, ये +3, सम 0, ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और -1 और +2 के साथ कैंसिल। ये ऑर्थोगोनल भी हैं, चेक किए जा सकते हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे और इनका सम करेंगे, तो ये कंट्रास्ट भी हैं, ये ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट भी हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इनके कोफिशिएंट कैसे हैं? उधर तो ग्रुप बनते थे, तो हम ग्रुप में ट्रीटमेंट्स को काउंट करते थे और क्रॉस करके हम कह देते थे ये इनके कंट्रास्ट बन गए। तो इनमें हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये एक्चुअली टेबल आपको अवेलेबल है। ठीक, ये मैंने एक बुक से उसका जो प्रिंट आउट है वो बेसिकली दिखा दिया है। ये आपको इस टेबल से नोट करने हैं, और ये टेबल जस्ट लाइक जैसे आप बाकी चीज़ें लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करते हैं, तो ये ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट, जैसे पॉलिनोमियल कंट्रास्ट कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, वो आपके पास अवेलेबल है। कहता जी अगर आपके पास 3 ट्रीटमेंट्स होंगी, ट्रीटमेंट 3 होंगी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी तो 2 कंट्रास्ट बनेंगे। ट्रीटमेंट 4 होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी तो 3 कंट्रास्ट बनेंगे। ट्रीटमेंट 5 होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होगी तो 4 कंट्रास्ट बनेंगे। 4 कंट्रास्ट बन जाएंगे। अब चूंकि हमारे पास ट्रीटमेंट है 5, तो 4 लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बस आपने इस टेबल से उठा के कोफिशिएंट वहां रख देने हैं। यही मैंने उठा के जो है वो देखें लीनियर में रख दी मैंने, ये सेकंड वन ये आ गया, थर्ड वन। तो इस टेबल से आपने एज इट इज कोफिशिएंट उठा के जो है वो आपने कोफिशिएंट टेबल बना लेना है, और बाकी प्रोसीजर आपको पिछले जैसा ही डिसाइड करना है। पहले कोफिशिएंट्स को टोटल से ज़रब देंगे, उनको जमा करेंगे और ये एंट्री आ जाएगी। दूसरे में इनको स्क्वायर करके ऑब्जर्वेशन से ज़रब दे देंगे, जमा कर देंगे, ये एंट्रीज आ जाएंगी। उसके बाद इस एंट्री को इस एंट्री से डिवाइड कर देंगे, इस एंट्री को इस एंट्री से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास ये वाली एंट्रीज जो हैं ये बेसिकली आपके पास आ जाएगी, एंड सो ऑन। सम ऑफ स्क्वायर्स आपके पास आ जाएंगे, और आपने ये सम ऑफ स्क्वायर्स प्लेस कर दिए। आप नोट करेंगे
इनको जब आप ऐड करोगे तो वो 475.76 जो है वो उसका टोटल आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे, और इनको हम एरर से डिवाइड करते जाएंगे तो ये एफ रेशोज आ जाएंगी। इसके बाद आपने ये देखना है, ये देखें, ये नॉट सिग्निफिकेंट है, वो 4.35 है, ये 4.17 है। हमने देखना होता है कि पहली नॉन सिग्निफिकेंट रेशो कौन सी आ रही है, एफ रेशो, वो आ रही है क्वाड्रेटिक। इधर ही हमने स्टॉप कर जाना है, इधर ही हमने स्टॉप करना है और क्लेम ये करना है कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशन है क्वाड्रेटिक। सेकेंड डिग्री कर्व इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कर्व टू बी फिट ऑन द डेटा। अच्छा, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं इसका, ये अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया था, हर डॉट एक रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से भी हमें वैसे आइडिया हो रहा था कि जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ कॉटन पढ़ाई जा रहे हो, स्ट्रेंथ में इंक्रीज आती है, और एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे देन देर इज़ अ डिक्लाइन, यानी कि ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा सेकेंड डिग्री। लेकिन ग्राफ से देख के आपने डिसाइड नहीं करना, इसलिए कि अगर ग्राफ ऐसे हो, फर्ज करें कोई कहेगा ये लीनियर है, कोई कहेगा देखें जी बेंड है, तो ग्राफ तो बायस होते हैं। तो आपने जो डिसीजन करना है वो इस टेबल से करना है कि द सेकेंड डिग्री ग्राफ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिट हेयर क्वाड्रेटिक। अप्लाई कैसे करना है, ट्रीटमेंट आपको उनको, चूंकि इसका आपने रिग्रेशन के तौर पर अप्लाई करना है, तो ट्रीटमेंट को आपने समझ लेना है कि वो एक्स है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन लैंग्वेज में, और जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वो थे स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आप डेटा देखें तो डेटा में तो हर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट ये 5 5 रेप्लिकेट्स आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, और उनका टोटल बनता है 49। आपने इनके मीन्स ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर देना, इन टोटल्स को 5 पे, इन टोटल्स को आपने डिवाइड कर लेना है, तो उनके मीन्स आ जाएंगे, और वो जो मीन्स हैं वो यहाँ पर आपने प्लेस कर लिए। हर ट्रीटमेंट 15 5 को 9.8। इसके बाद जिस तरह से आपने सेकेंड डिग्री कर्व रिग्रेशन में अप्लाई की थी, एग्जैक्टली आपने वो सेकेंड डिग्री कर्व रिग्रेशन वाली जो है वो इस पर अप्लाई करनी है। जाके आप देखेंगे कि रिग्रेशन पर हम सेकेंड डिग्री कर्व कैसे ली थी। उसके बाद हमने ये चीज़ नोट की कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको नोट है ना, एक पॉइंट के बाद वो डिक्लाइन पर भी आई थी। ये फार्मूला आपको ये बताएगा जिसमें ये बी नॉट है, ये B1 है, और ये B2 है, माइनस B1/2 B2। ये फार्मूला आपको बताएगा कि 25.9% अगर आप कॉटन यूज करते हो तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। अब वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ है कितनी, वो आप इस फार्मूले में प्लेस करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ है कितनी, वो आप इस फार्मूले में प्लेस कर देंगे, B0 माइनस B1 स्क्वायर ओवर 4B2, और वो बन जाएगी आपके पास 19.45। तो इतनी इतनी स्ट्रेंथ जो है कॉटन की वो, और इससे आप इतनी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो गेट कर सकेंगे। अब देखिए ये ज़्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू ये कह देना कि जी परसेंटेज ऑफ कॉटन आप यूज़ करेंगे तो स्ट्रेंथ सेम नहीं आएगी। ये तो हाफ आंसर है कि सेम नहीं आएगी। अच्छा, सेम नहीं आएगी तो फिर कितनी यूज़ करनी चाहिए, ऑब्वियस ये क्वेश्चन है, ताकि हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ लें। तो हम कहेंगे अगर आप इस 26% से ज़्यादा यूज़ करोगे तो इंक्रीज की बजाय उसमें क्या आ जाएगा, उसमें डिक्लाइन आ जाएगा। डोंट से दैट कि देखें जी 21 तक भी गई है, ये तो इस सैंपल डेटे पे गई है ना, ये तो एक सैंपल डेटा। अगर आप सैंपल ले दोबारा एक्सपेरिमेंट करें तो क्या ये 21.9 आएगी, नहीं आएगी। ठीक है ना, हमने तो एक ओवरऑल पिक्चर देनी है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे यू विल गेट द रिजल्ट। एक सैंपल डेटा से नहीं देख के बताते हम, यानी कि एक सैंपल रीडिंग से नहीं बताना, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है एंड देन डिसाइड करना है कि ये इसकी जो रीडिंग्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएंगी। होप सो कि आपको कंट्रास्ट एनालिसिस और रिस्पॉन्स कर्व जो है वो इसका आपको आइडिया होगा।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें इसमें से कंफ्यूजिंग है, ताकि किसी और टाइम पर मैं उसको जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने इफ़ेक्टिवली मैं आपको अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर सका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।